लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपने प्राइमरी पर्पस को जो है वो परफॉर्म करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो डिज़ाइन करता है। लेकिन वो जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बल्कि हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज किया जाता है। तो अब यहाँ पे उसी लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए एक तो हम लोग जो बेसिक स्टेप्स थे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक तो हम उन्हें रिवाइज कर लेंगे। सेकेंडली फिर हम ये देखेंगे कि इन तमाम स्टेप्स के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से रिज़ॉल्व करता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है? तो इन चीज़ों की तरफ जो है वो आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरह से ये सारा काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसके हाई लेवल कंपोनेंट्स क्या हैं। उसमें नॉर्मली हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड साइड पे हमारे पास यूज़र्स थे और वो तमाम मैकेनिज़्म था जिससे हम काम कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स थे वो थे, आपको पता है कंप्यूटर और के लिए जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास था कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता किस वक्त है एक सिस्टम जो है, जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन आ गई है। और ये इंस्ट्रक्शन आ गई है उसे कैसे पता चलता है? प्रोग्राम काउंटर नामी एक जो है वो, आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, रजिस्टर कह सकते हैं। ये एक मैकेनिज़्म जो है ये डिज़ाइन किया गया है आपके प्रोसेसर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू को सेट किया जाता है, और अगर ये वैल्यू सेट है, जैसे वैल्यू सेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए फ्लैग रजिस्टर की मदद से। तो जैसे फ्लैग रजिस्टर में हर बिट जो है वो इंडिविजुअल जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोग्राम काउंटर जो है वो लिस्ट आउट कर रहा होता है कि कितनी इंस्ट्रक्शन इस वक्त सीपीयू की तरफ आ चुकी हैं और इस वक्त सीपीयू कहाँ पे बिजी है, उसको इस चीज़ का भी पता होता है। और नेक्स्ट उसने सीपीयू को किस तरफ लेके जाना है उसके कंट्रोल को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपके सिस्टम को इस तरह से पता चलता है प्रोग्राम काउंटर की स्टेट से कि उसने कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जीक्यूशन से पहले आपकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी होती है जी? डिस्क में। अब वो जो डिस्क है उसको भी मैनेज करना है। डिस्क में जो फाइल्स हैं उनको किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से रीड किया जाएगा, किस तरह से राइट किया जाएगा, किस तरह से ओवरराइट होने से बचाया जाएगा, और किस तरह से उसको जो मेमोरी है वो एलोकेट की जाएगी। ये तमाम काम जो है इसको कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन मेमोरी में लोड करवाया जाता है। मेन मेमोरी में अगेन रीड एंड राइट, एलोकेशन, असाइनिंग द स्पेस जिसको हम एलोकेशन ही बोलते हैं, मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है, और फिर ओवरराइट होने से बचाना। ये तमाम यहाँ पे भी इसको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जो सीपीयू की स्टेट है उसको भी देखना पड़ता है। फिर मल्टीपल प्रोसेसेस, थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, सीपीयू स्केजुलिंग, ये तमाम इसके टास्क हैं जो इसने परफॉर्म करने होते हैं। और इसके इसके बाद फिर जो भी आप इन इन सब की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि जितने यहाँ पे काम परफॉर्म किए जाते हैं उन तमाम के दरमियान कहीं भी किसी भी वक्त कोई सा भी इशू जनरेट हो सकता है अगर ये स्मूथली नहीं चल रहा है। अब उन इश्यूज को आंसर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आज का हमारा मेन फोकस है वो ये है कि द अबव इश्यूज रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज एंड मच मोर। अच्छा, अब यहाँ पे सर्विसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट है वो आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपने एग्जीक्यूशन साइकिल को फॉलो करते हुए जो इश्यूज आते हैं
उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि आपका सिस्टम जो है वो एक हेल्दी वे में आपको रिस्पॉन्स कर सके और आउटपुट शो कर सके। अब इसमें सबसे पहली सर्विसेज जो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं वो हैं मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज से क्या मुराद होती है? सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद आपकी परमानेंट स्टोरेज है, और जब भी हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हार्ड डिस्क है। अच्छा, अब इसमें एलोकेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस व्हेन फाइल्स आर क्रिएटेड। जब आप फाइल्स बना रहे हैं तो एक मैनेजेबल वे में इसको अप्रोप्रिएट वे में स्पेस को एलोकेट करना होता है। फिर अगर आप वो फाइल डिलीट कर रहे हैं तो डिस्क में से भी वो डिलीट होनी चाहिए, और जो स्पेस ऑक्यूपाई थी उसको डी एलोकेट करवाना भी इसकी जिम्मेदारी होता है। इंश्योर दैट अ न्यू फाइल डज नॉट ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि अगर ऑलरेडी एक फ़ाइल आपकी डिस्क में लाई कर रही है और आप एक न्यू फाइल लेके आते हैं तो इन दोनों में आपस में ओवरराइट का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्क के पास जो रिक्वेस्ट आती हैं रीड एंड राइट की, उनको स्केड्यूल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में आता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को लेके हमारे पास पहली सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है वो है एलोकेशन किसकी? हार्ड डिस्क की, यानी कि स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये किस वक्त पे होती है? जब फाइल्स को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद स्पेस मैनेजमेंट उस वक्त जब फाइल को रिमूव किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में भी उस स्पेस को फिर हमें फ्री करवाना है ताकि वो नेक्स्ट आने वाली फाइल्स के लिए हमारे पास मौजूद हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो ये है कि ओवरराइट ना होने दिया जाए किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल पे। लास्ट वन service regarding secondary storage devices from operating system is scheduling the disk requests। अब डिस्क रिक्वेस्ट में जो मैंने आपको बताया रीड एंड राइट के जितने ऑपरेशन हैं वो तो तमाम ही आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट सर्विसेज का ग्रुप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है वो है प्राइमरी स्टोरेज। अब इसमें हमारे पास allocate appropriate amount of memory space when programs are to be loaded in the memory for executing। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि ये मेन मेमोरी की बात हो रही है और रैम की बात हो रही है। उसके बाद डी एलोकेट करना, ठीक है, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए तो उसे वहाँ से फ्री करवाएं स्पेस को। इंश्योर दैट अ न्यू प्रोसेस इज नॉट लोडेड ऑन द टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब मल्टीटास्किंग और साइमल्टेनियस प्रोसेसेस की बात करते हैं जो एक ही वक्त पे चल रहे होते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन जो होती हैं, तो उसमें ये वाली सर्विस बहुत अहम है। उसके बाद इंश्योर दैट अ प्रोसेस डज नॉट एक्सेस मेमोरी स्पेस दैट डज नॉट बिलोंग टू इट। ठीक है, कोई भी प्रोसेस किसी भी दूसरे प्रोसेस के रिसोर्सेज में इंटरवेल ना करे। फिर मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस और अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स लार्जर इन साइज देन द अवेलेबल मेन मेमोरी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नीचे वाले आपको दो नज़र आ रहे हैं सर्विसेज के जो पोर्शंस, इसमें देखिए कि मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। अनयूज्ड मेमोरी स्पेस वो स्पेस है जो आपकी वैकेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है उसको मिनिमाइज करें। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस, इट मीन्स कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की जाए किसकी? प्राइमरी स्टोरेज की, ताकि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाई जा सके आपके सिस्टम की। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स लार्जर इन साइज देन द अवेलेबल मेन मेमोरी। अब इसमें आपके इस तरह से अगर हो कि एक प्रोग्राम ऐसा है जिसे ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो लेकिन मेन मेमोरी के पास उतनी मेमोरी अवेलेबल ना हो,
तो आपका सिस्टम जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो उस प्रोग्राम को हैंडल कर सके और एग्जीक्यूट करवा सके। अब वो कैसे करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम के लिए मेमोरी को मैनेज करके देगा, तो आपकी जो मेन मेमोरी है उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोरेज के लिहाज से, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। इसके बाद है प्रोसेसेस। ठीक है, ये तो हमारी स्टोरेज की सर्विसेज की बात हो गई। अब ये हमारे प्रोसेसेस हैं, इसमें allows simultaneous execution of processes by scheduling the CPU। CPU को शेड्यूल कर दिया जाता है। और CPU को शेड्यूल क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है वो उसे इंडिकेट कर रहा होता है कि क्यू में बहुत से प्रोग्राम्स लगे हुए हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्टैटिक होते हैं, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। लाइक जैसे आपने मेमोरी जितनी लगा दी उतनी ही रहनी है, वो रन टाइम पे चेंज नहीं होनी। हार्ड डिस्क जितने साइज की लगी हुई है वो उतनी ही रहनी है, वो रन टाइम पे चेंज नहीं होनी। तो हमारे पास जो सीपीयू के अंदर जितनी भी कंट्रोल यूनिट के पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करवाते हैं इंस्ट्रक्शंस के दरमियान। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपस में रिसोर्सेज को शेयर करती है, तो उस हिसाब से जो सीपीयू है वो भी अपना टाइम जो है वो शेयर कर रहा होता है, स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहा होता है बिटवीन इंस्ट्रक्शंस। तो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि एक ही वक्त पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, तो सीपीयू को फिर हमें स्केड्यूल करना पड़ता है। प्रिवेंट डेडलॉक्स बिटवीन प्रोसेसेस। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो प्रिवेंट किया जाता है किसको? डेडलॉक्स को डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान। उसके बाद इंटेग्रिटी जो होती है शेयर डाटा की, ठीक, उसको भी जो है वो देखा जाता है जब हम प्रोसेसेस को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखा जाता है कि एक प्रोसेस का डाटा दूसरे प्रोसेस की तरफ मत जाए या वो अननेसेसरली शेयर ना हो। फिर सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनाइज किया जाए। लाइक जैसे प्रोसेस ए अगर प्रोसेस बी के रिजल्ट पर डिपेंडेंट है, तो इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज कर दिया जाए ताकि टाइमली जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउ अ यूजर टू मैनेज हिज और हर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रॉपरली। यूजर क्या कर सके? अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सके। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? जब आप अपने सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है सारा, तो आपको सारे फोल्डर्स और वो फाइल्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को भी अलाउ करना, यानी कि मैनेज करना, ये किसकी सर्विसेज में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट अलाउज यूजर टू प्रोटेक्ट देयर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। और इसी तरह से यूजर्स को ये एक्सेस देना है कि वो अपने फाइल और डायरेक्टरीज को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह टोटली हमारे पास 3 बेसिक एरियाज आए। सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करना, फिर प्राइमरी स्टोरेज के लिए जो है सर्विसेज, और फिर प्रोसेसेस के लिए सर्विसेज, और फिर यूजर साइड पे यूजर की फाइल्स और डायरेक्टरीज को सेव करने की और उनके स्ट्रक्चर को देखने की जो है वो तमाम की तमाम सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली देयर आर टू व्यूज अबाउट दिस। टॉप डाउन व्यू के अंदर हमारे पास ये आता है कि ये एक प्रोग्राम है जो एक इंटरमीडियरी जो है इंटरमीडिएट, लाइक जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स होते हैं, उस तरह से ये एक्ट करता है किसके दरमियान? एक यूज़र और एक कंप्यूटर के दरमियान, और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, एंड मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपके पास टॉप डाउन व्यू के अंदर ये आता है कि ये कंप्यूटर यूज़र से कंप्यूटर की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ से एंड यूज़र जो है उनकी तरफ से हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं।
टॉप डाउन व्यू का होता है कि ऊपरी सतह से आप नीचे की तरफ जो व्यू करते हैं उसको हम टॉप डाउन व्यू कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर को पहले देखा जाता है, तो एक्सटीरियर में हमारे सिस्टम के एक्सटीरियर में कौन इंटरैक्टिव आइडेंटिटी है, पहले यूज़र, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक इंटरमीडियरी है किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने का बीच बीच वाला रास्ता है, ठीक है, जो दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यूज़र, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये बिल्कुल वही लेयर बन गई जो ऊपर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के वक्त पे बताई थी कि एंड यूज़र है, फिर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर उसके बाद पीछे आपका जो बाकी का सारा कंप्यूटर हार्डवेयर है उसकी लेयर आ रही होती है। तो it is because of the operating system that users of a computer system does not have to deal with computers hardware to get their work done, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये आपको अंदर की कॉम्प्लिकेशन से बचाए और आप सिर्फ इंटरफेस पे जाएं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे जाएं और वहाँ पे जाके जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको एज अ इनपुट जो है वो पास करें और आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा दी जाए, ये इसका बेसिक काम है, ठीक है। यूज़र कैन यूज़ सिंपल कमांड्स टू परफॉर्म टास्क, लाइक जैसे आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप उसको GUI के ज़रिए करेंगे तो यूजिंग क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कोई सी भी जो है वो कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन लिख के भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब इसके अंदर जो हमारे कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर है, ज़्यादातर CPU टाइम, मेमोरी स्पेसेस, फाइल स्टोरेज और केवल तमाम वो सर्विसेज जिनको हम देखते हुए नीचे आए हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज, जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड समटाइम इसके पास कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट भी होती हैं और ये एलोकेशन और डी एलोकेशन दोनों काम करता है और फेयरली रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अब बॉटम अप व्यू क्या होता है, अभी तो हमने टॉप डाउन व्यू देखा था कि यूजर से जब हम हार्डवेयर की तरफ जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विस देता है। बॉटम अप व्यू के अंदर ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर हु मैनेज द हार्डवेयर। अब इसमें क्या होगा, हम हार्डवेयर से यूजर की तरफ आ रहे हैं बॉटम अप व्यू में, तो इसमें वो ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजर है हु मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर सिस्टम, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो है उनको कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज कर रहा होता है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉप डाउन व्यू में और बॉटम अप व्यू में। टॉप डाउन व्यू में हम ये कहते हैं कि यूजर, कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरमीडियरी है, ही कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम जब बॉटम अप से आते हैं तो हम प्योरली टेक्निकली वे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक रिसोर्स मैनेजर है जो ना सिर्फ हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है बल्कि सॉफ्टवेयर के भी जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और उनको मैनेज कर रहा है ताकि आपका सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से कंप्यूटेशन कर सके। अच्छा, उसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कहते हैं कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोग्राम्स को भी कंट्रोल करता है और ये मैनेज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ यूज़र प्रोग्राम ताकि उसमें एरर्स ना आ सकें और इम्प्रॉपर यूज़ ना हो सके। तो ये आज का जो है आपका टोटल लेक्चर था और इसमें अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर जो एक नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर कुछ इश्यूज आ सकती हैं। वो इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एंड इश्यूज से रिलेटेड जो हैं उनको देखा कि उन्हें ग्रुप कर दिया गया, पहले सेकेंडरी स्टोरेज के लिहाज से, फिर प्राइमरी स्टोरेज के लिहाज से, फिर प्रोसेस की मैनेजमेंट के लिहाज से, फिर यूज़र के लिहाज से। फिर हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक टॉप डाउन व्यू है और एक बॉटम अप
व्यू है और जो टॉप डाउन और बॉटम अप व्यू व्यू है उसमें फ़र्क ये है कि टॉप डाउन व्यू में हम यूज़र से कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ जाते हैं और जो बॉटम अप व्यू है उसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर से ऑनवर्ड यूज़र की तरफ आ रहे होते हैं। तो होपफुली समझ आ गई होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।